एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी 10th का एग्जाम होना बाकी है और मैं पिछले कई वीडियो में आप लोगों को कहता आया हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आसानी से पास कर पाएंगे। तो इसी सिलसिले में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जोर डालने के लिए अभी मैं जितना भी चैप्टर्स हैं उस पर उसको समराइज तौर पर आपको बताऊंगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने में बहुत ही मदद मिले। ठीक है, तो इसी सिलसिले में मैं अभी सिविक्स का पहला चैप्टर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। ये सिविक्स का पहला चैप्टर है 10th क्लास के लिए। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम इस कहानी को जानने के लिए, आपने तो पढ़ा ही होगा, बस मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि ये आपको आने वाले एग्जाम में आपको ये मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो बताया गया आपका बुक में वो है बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से शुरुआत हुआ है, आपने देखा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे हम लोग बेल्जियम कौन सा देश है और श्रीलंका कौन सा देश है। बेल्जियम किस प्रकार का देश है देखते हैं। सबसे पहले बेल्जियम जो है यूरोप महादेश जो है उसका एक छोटा सा देश है। ठीक है, बेल्जियम किस महादेश का देश है? यूरोप महादेश का। इसी क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ठीक है, अब ये जो है हमारे भारत का जो हरियाणा राज्य है उससे ये छोटा राज्य है। ठीक है, हमारे जो हरियाणा राज्य के विषय में आप जानते ही होंगे, कहाँ है? दिल्ली के दक्षिणी भाग में है हरियाणा। ठीक है, तो ये हरियाणा राज्य से छोटा राज्य है, छोटा देश है। ठीक है, अब इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग से मिलती है। किस किस देश से मिलती है इसकी सीमाएं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग। इसका आप मैप देखेंगे, मैप में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैप देखिए। ठीक है, ये जो मैप है आपके बुक में, ये किस देश का है? ये है यही बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम का ये नक्शा है यानी मैप है। तो बेल्जियम में आपको इसके चारों ओर ये सारे देश दिख जाएंगे, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग, इसके चारों ओर दिख जाएंगे। मैं अभी आपको मैप में इसके साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, इसकी आबादी जो है 1 करोड़ से अधिक है। ठीक है, 1 करोड़ से इसकी अधिक आबादी है, जो कि हरियाणा की आबादी की लगभग आधी है। ठीक है, अब देखते हैं इस देश की जो जनसंख्या है उसकी 59% यानी 59% आबादी जो है किस इलाके में रहती है? ये रहती है फ्लेमिश इलाके में। ठीक है, ये किस इलाके में रहती है? फ्लेमिश इलाके में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये जो नक्शा दिख रहा है यहाँ पर जो ये केसरिया रंग का है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? ये केसरिया रंग का जो यहाँ छोटा दिख रहा है ये ब्रुसेल्स है। ठीक है, ये आपको रेड कलर में जो दिख रहा है ये बेलोनिया है, जहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग ज्यादातर हैं। ये ग्रीन इलाका जो दिख रहा है ये फ्लेमिश इलाका है जिसमें डच भाषी लोग रहते हैं। और ये जो लाइन वाला इलाका दिख रहा है ये जर्मन भाषी है, जो इस इलाके में ज्यादातर आपको मिलेंगे। तो ये जो पूरा नक्शा है उसको इस कलर के द्वारा दर्शाया गया ताकि आपको किस क्षेत्र में किस भाषा के लोग ज्यादा रहते हैं ये समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश की 59% आबादी किस इलाके में रहती है? तो ये है फ्लेमिश इलाके में। ठीक है, और कौन सा भाषा बोलती है? ये डच भाषा बोलती है। और ये जो है डच भाषा बोलने वाले लोग वहां पर क्या है? लेस पावरफुल है, मतलब उनका पावर इनकी तुलना में ज्यादा है। जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं उनसे इनका पावर कम है।
ठीक है, जनसंख्या तो ज्यादा है लेकिन इनकी जो वहां पर ताकत है इनकी तुलना में वो कम है। तो देश की जो ज्यादातर ताकत है वो किसके पास है, वो 40% आबादी वाले हैं जो कहाँ रहते हैं, बेलोनिया क्षेत्र में, बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। और कौन सा भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेलोनिया कौन सा है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें कौन सा है बेलोनिया, ये देखिए रेड में जो है आपको दिख रहा है, ये बेलोनिया क्षेत्र है। और बेलोनिया में जो रहते हैं वो कौन से, वो 40% लोग हैं। और कौन सा भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा। और ये ज्यादा पावरफुल है किसकी तुलना में, डच बोलने वालों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हैं। कौन, जो फ्रेंच बोलते हैं। कहाँ रहते हैं, बेलोनिया में रहते हैं। 1% आबादी जो है वो कहाँ रहते हैं, वो जर्मन भाषा बोलते हैं, रहते हैं तो यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए सॉरी, ये जर्मन बोलते हैं, ठीक है। अब राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहाँ, यह छोटा सा दिख रहा है जो ये राजधानी है। अब ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो ज्यादा पावरफुल कौन है, फ्रेंच बोलने वाले, और कम पावरफुल कौन है, डच बोलने वाले। और यहाँ पर देखिए ज्यादा पावरफुल लोग कहाँ रह रहे हैं, ब्रुसेल्स में 80% पावरफुल लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो राजधानी क्षेत्र है, ठीक है। राजधानी जानते हैं, राजा जहाँ पर शासन करता है वो जनरली कहाँ रहता है, राजधानी में ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ के ज्यादातर पावरफुल लोग कहाँ रहते हैं, फ्रेंच में रहते हैं, ठीक है, वो राजधानी ब्रुसेल्स में रहते हैं। और 20% लोग जो हैं ब्रुसेल्स के वो डच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो सकता है, आप इसको ध्यान से देख लें, ये आपको समझ में आ जाए। इस नक्शे को आप ध्यान में रखें, आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ ब्रुसेल्स, यहाँ बगल में आप लिख सकते हैं कितना कितना परसेंटेज है, ठीक है। अब देखिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है। अल्पसंख्यक जो अल्प संख्या में, अल्प मतलब कम संख्या में है। तो यहाँ पर आप कम संख्या वाले लोग कौन है जो कम संख्या में बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 59% लगभग 60 के बराबर कौन है, जो डच भाषा बोलते हैं, यानी ये ज्यादा है। और फ्रेंच क्या है, 40% वाले लोग हैं। तो कम कौन है, ये फ्रेंच वाले लोग। ये क्या है, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ज्यादातर ताकत किसके पास है, इन्हीं अल्पसंख्यक लोगों के पास है। यहाँ पर ज्यादा पावरफुल लोग हैं ये लोग, ठीक है। तो इनके पावरफुल होने के कारण ब्रुसेल्स में डच भाषी लोग इनसे हमेशा नाराज रहते थे, ठीक है। और जिसके कारण 50 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच तनाव फैल गया था। अब इसी तनाव में सुधार कैसे किया गया, ये हम अभी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अभी देखिए श्रीलंका, हमने जाना यहाँ पर बेल्जियम के बारे में, अब हम देखेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, श्रीलंका कहाँ है, भारत के दक्षिणी भाग में, ठीक है। भारत से अलग देश है लेकिन भारत के दक्षिण भाग में है। आप देखे होंगे भारत के नक्शा में गोल सा इस तरह का बना होता है, वो क्या है, ये देखिए गोल सा। दक्षिण भारत के नक्शा के अंत में आप देखेंगे इस तरह का बना हुआ एक संरचना, ये क्या है, ये श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका देश के बारे में अब हम जानेंगे। तो देखिए श्रीलंका जो है ये एक द्वीपीय देश है। द्वीप किसको कहते हैं, जो चारों ओर से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो। तो ये द्वीपीय देश है और कहाँ पर है, भारत में जो तमिलनाडु राज्य है उसके दक्षिण में है, यानी भारत के भी दक्षिण में, ठीक है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, यानी कि यहाँ से जो हरियाणा हमने राज्य देखा था उसके बराबर है। यहाँ पर हरियाणा से आधा है, देखिए यहाँ पर बताया था आबादी 1 करोड़ से अधिक, हरियाणा से आधी। और यहाँ पर कितना है, 2 करोड़ आबादी है, जो लगभग हरियाणा के बराबर, यानी भारत के एक राज्य हरियाणा के बराबर इसकी आबादी है, श्रीलंका की आबादी। यहाँ पर सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है, सिंहलियों का है, जिसकी आबादी लगभग कुल जनसंख्या की कितनी है, 74%। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रीलंका में सिंहलियों की आबादी कितनी है, तो 74% है। अब अगला देखते हैं, श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितनी है, 18%।
तमिल, जो तमिल भाषा बोलते हैं उनमें श्रीलंकाई मूल के जो तमिल हैं वो कितने प्रतिशत हैं? 13%। और 5% वो तमिल हैं जो भारत से ले जाए गए थे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे भारत हो चाहे श्रीलंका हो, हम सब गुलाम थे किसी जमाने में। तो जब हम पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज कुछ लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाते थे, कैसे? मजदूर बनाकर, और उन लोगों से काम करवाते थे। अब ये लोग वहाँ जाकर बस गए, तो जो वहाँ जाकर बस गए वही हैं ये भारतीय मूल के निवासी। जब वो आज़ाद हुआ, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ये 1948 में आज़ाद हुआ है। उसके बाद से ये सारे लोग वहाँ रह गए और वो भारतीय मूल के तमिल हैं, जो कितने प्रतिशत है? 5%। ठीक है। अधिकतर सिंगली लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, कौन सा धर्म मानते हैं? वो बौद्ध धर्म मानते हैं। ठीक है। अब तमिलों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। ठीक है। और पूरी आबादी का लगभग 7% लोग जो हैं ईसाई हैं, और सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि बेल्जियम में किस प्रकार के लोग रहते हैं और श्रीलंका में किस प्रकार के लोग रहते हैं, कितनी आबादी है, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ मुख्य बात जो है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 74% सिंगलियों का है। तमिलों की आबादी 18%, जिसमें श्रीलंका 13%, भारतीय 5%, बौद्ध भाषी ज़्यादा है। इसमें जितना जी पॉइंट मैंने बताया ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें और वीडियो को 2-3 बार देखें, और इस चीज़ को आप बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिए। बुक से ही मैंने लिखा है, कहीं और से नहीं लिखा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मदद करने वाला है। अब हम लोग आगे देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और बेल्जियम की समझदारी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने शुरू में ही देखा कि दो देशों की कहानी के आधार पर हम सत्ता की साझेदारी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। ठीक है। तो हमने अभी देख लिया कि बेल्जियम की क्या कहानी थी, बेल्जियम कैसा देश है और श्रीलंका कैसा देश, वहाँ के रहने वाले लोग कैसे, उनकी भाषाएं कैसी है। अब हम उसके आधार पर देखेंगे कि जो सत्ता जब आज़ादी के बाद वो जब अपना राज्य चलाना शुरू किए तो वो किस प्रकार चलाना शुरू किए। तो अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं श्रीलंका का। तो देखिए श्रीलंका में क्या होता है। श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ है? 1948 में, यानी 1948 में ये आज़ाद हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, जब ये आज़ाद हुआ तो सिंगली समुदाय जो वहाँ पर कितने प्रतिशत था? 74%। तो 74% लोग अपना प्रभुता कायम करने के लिए, यानी अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए वो क्या किए कि अपनी बहुसंख्यक परस्ती के कई कदम उठाए, जो दिखाने के लिए हम लोग ज़्यादा संख्या में हैं, ये दिखाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। तो वो क्या क्या कदम थे देखते हैं। पहला, 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर सिंगली को राजभाषा घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि तमिल को दरकिनार करके ये सिंगली को कब राजभाषा घोषित किया गया था? 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है? विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में किसको प्राथमिकता दिया जाने लगा? सिंगलियों को या सिंगली भाषा को प्राथमिकता दिया जाने लगा। सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन थे? सिंगली लोग थे। ठीक है। तो इससे हर तरह से भी ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सिंगली बहुसंख्या में है और उनका वहाँ पर जोर चलता है। ठीक है, वो पावर में है, ये दर्शाने का प्रयास किया गया। ठीक है। तो इन फैसलों से तमिलों में नाराजगी बढ़ गई, नाराज हो गए, क्योंकि उनको कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा था, जिससे उनको क्या एहसास हुआ? बेगानेपन का एहसास हुआ। उनको लगा कि हम यहाँ पर बेगाने हैं, हम लोगों को अपना नहीं माना जा रहा है। ठीक है।
तो तमिलों को लगा कि सरकारी नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, उनको समान राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो इस कारण क्या हो गया, सिंगली और तमिलों के बीच जो संबंध है वो बिगड़ते चला गया। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनानी शुरू कर दी। तमिल लोग ने अपना राजनीतिक पार्टी बनाना शुरू कर दिया, वो अलग अलग पार्टी बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, 1900 से 80 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम यानी सरकार बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन बने। इसको बनाने के लिए राजनीतिक संगठन बने। इस टकराव के कारण गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध क्या है, जब देश के रहने वाले लोग ऐसी स्थिति बना दे जब ये लगने लगे कि देश में लड़ाई हो गया, युद्ध हो गया, तो ऐसी स्थिति को गृह युद्ध कहेंगे। तो वहां पर गृह युद्ध का माहौल बन गया, जिस कारण वहां पर कई लोग मारे गए और कई लोग देश छोड़कर यहाँ वहां चले गए, जो शरणार्थी कहलाए, जो उस देश से भागकर कहीं और रहने लगे, तो वो शरणार्थी बन गए और कई लोग मारे गए। ठीक है, और ये जो गृह युद्ध है कब अंत हुआ है, 2009 में अंत हुआ है। तो ये आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में यहाँ दिया भी गया बुक में कि इकोनॉमिक्स में आप देखे होंगे कि श्रीलंका हमसे काफी बेहतर है, लेकिन इस गृह युद्ध के कारण श्रीलंका की स्थिति अंदर देश के अंदर उतनी अच्छी भी नहीं थी। ठीक है, तो ये देखा हमने कि श्रीलंका में एक जो बहुसंख्यकवाद पर जोर दिया गया, जिसके कारण उसमें गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेल्जियम जो है ये समझदारी भरा कदम उठाया, जिसके कारण वो अपने देश को ठीक ढंग से चला पाया और उसे कुछ इनाम मिला या फिर उसे कुछ अच्छा इज्जत मिला। वो क्या मिला देखते हैं लास्ट में। सबसे पहले देखें 1970 से 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन हुए। कितने संशोधन हुए? 4 संशोधन हुए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि देश के लोगों को बेगानापन ना लगे, देश के रहने वाले लोग अपने आप को अलग ना समझे, इसलिए वहां पर 4 संशोधन किए गए। और जिसके बाद वहां पर बेल्जियम मॉडल बन गया, जो कि वहां के जो वहां नियम बने वो बहुत सारे देशों में अपनाया गया। इसको आप देखेंगे, इसको देखकर आपको भी लगेगा कि भारत में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो पहला क्या हुआ देखिए, संविधान में इस बात का प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। क्या बताया गया यहाँ पर कि केंद्रीय सरकार जो बनेगा वहां पर डच और फ्रेंच भाषी मंत्री, डच भाषा और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या कितनी रहेगी? समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तब बनेंगे जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। कोई नियम तब बनेगा जब दोनों भाषाओं का बहुमत उसको मिल जाए। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के केंद्रीय क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं। यहाँ पर यह बताया गया है कि केंद्र सरकार जो है वो उसकी शक्तियां देश के 2 इलाकों में बट गई। आपने देखा था जो ये जो बेल्जियम है उसमें एक फ्लेमिश इलाका है, फिर इधर आपका फ्रांसीसियों का इलाका है। आप देखे होंगे ये वाला 2 इलाका, इन दोनों इलाका की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ बताया गया है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश को 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। दोनों अलग अलग क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी गई, यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार को अपना नियम बनाने का कुछ अधिकार है, वो केंद्र सरकार के हर बात को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ब्रुसेल्स में आपने देखा होगा सब फ्रेंच भी है और डच भी है, वहाँ दोनों तरह के लोग ज़्यादा हैं।
तो इसलिए वहां पर दोनों तरह के लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, दोनों एक दूसरे के समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किए। ठीक है, तो ये वहां पर हुआ है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या थी? वहां की राजधानी थी। अब अगला क्या है? केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। तीसरे स्तर की सरकार को वहां बनाया गया, जिसे कहा गया सामुदायिक सरकार। हर समुदाय अपना अपना भाषा के आधार पर अपना सरकार बनाएगी। ये क्या है? इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। एक भाषा बोलने वाले लोग अपने भाषा के आधार पर एक सरकार बनाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बना है कि सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, ताकि क्या ना हो? गृह युद्ध ना हो। यहाँ पर देखिए गृह युद्ध हुआ, यहाँ पर सारे लोग खुश हुए, जिसके मदद से क्या हुआ? देखिए यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे क्या हुआ? उनको क्या इनाम बताया, इनाम क्या मिला? मैं बता रहा हूँ, अभी बताया था आपको कि जब अनेक यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया, तो ब्रुसेल्स को मुख्यालय चुना। तो मुख्यालय क्यों चुना? क्योंकि ये अच्छा काम किया। अच्छा काम करता है तो लोग उसको सम्मान देते हैं। तो ये बेल्जियम की समझदारी के कारण ये बेल्जियम मॉडल है, काफी प्रसिद्ध है। एग्जाम में भी पूछा जाता है बेल्जियम मॉडल क्या है, तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका काम आ सकता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। और बेल्जियम का समझदारी से क्या हुआ? वहाँ शांति और अमन का जिंदगी सारे लोग जिए। और ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाने का फैसला लिया गया। तो ये सारा चीज आप यहाँ पर देखें। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी के क्या क्या रूप हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।